हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस टुडे चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी मैं इसके ऊपर आपको समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ इस चैनल के ऊपर बने रहिए। वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं अभी प्रयास करूँगा अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने का। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं जो अध्याय नंबर पहला है हमारा, जीव विज्ञान का, आवृतबीजी पादपों में जनन का है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है आवृतबीजी पादपों में जनन। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आवृतबीजी को, कि ये आवृतबीजी क्या होते हैं। तो आवृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर, आवृतबीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर फलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फलों का निर्माण होता है। फलों का निर्माण होता है। इसमें जो बीज होते हैं वो फलों में बंद रहते हैं। इसमें जो बीज होते हैं वो किसके अंदर बंद रहते हैं? फलों के अंदर बंद रहते हैं। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं कि ऐसे पादप जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, फलों के अंदर बंद रहते हैं, आवृतबीजी पादप कहलाते हैं। आवृतबीजी पादप कहलाते हैं। मतलब कि आवृतबीजी पादप क्या है? जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, इनमें फलों का निर्माण होता है। आवृतबीजी पादपों की और क्या क्या विशेषता है? आवृतबीजी पादपों की और यह विशेषता है कि इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण मतलब क्या होता है? पादप की अवस्थाएं। पादप दो पीढ़ियों के रूप में पाया जाता है। कितनी पीढ़ियों के रूप में पाया जाता है? दो पीढ़ियों के रूप में पाया जाता है। एक जो प्रथम पीढ़ी होती है, प्रथम पीढ़ी, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक पेड़ है और इसने पत्तियाँ, इस पेड़ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस पेड़ में आपको जड़ें दिखाई दे रही है, तना दिखाई दे रहा है, पत्तियाँ भी दिखाई दे रही है। ठीक है। अब मुझे, आपने कभी नीम का पेड़ देखा हो तो नीम के पेड़ के ऊपर आपको निम्बोलियाँ दिखी? निम्बोलियाँ लगी रहती है, छोटी छोटी निम्बोलियाँ लगी रहती है, नहीं लगी रहती है? उन निम्बोलियों के अंदर क्या होता है? बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। तो भैया जो बीज वाली निम्बोलियाँ हैं वो किस पर लगी हुई है? पेड़ पर। कैसे पेड़ पर? जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है। तो बिल्कुल इजी हो गया ना कि प्रथम पीढ़ी कौन सी होती है? प्रथम पीढ़ी, जो प्रथम पीढ़ी है वह कौन सी है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। जो प्रथम पीढ़ी है वह कौन सी पीढ़ी है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। और ये किस में बटी हुई रहती है? इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? जड़, तना, पत्ती। इसमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाती है। आवृतबीजी पादपों में कौन सा एकांतरण पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण मतलब क्या होता है? कि पीढ़ियों का पाया जाना। आवृतबीजी पादपों की मुख्य और प्रथम पीढ़ी कौन सी है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। क्या है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्या होती है? पेड़ ही तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है, जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित रहता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। ये जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है ये द्विगुणित होती है। क्या होती है? ये द्विगुणित होती है। ये भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा ये द्विगुणित, अगुणित क्या होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम आगे देखते हैं
द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। द्वितीय पीढ़ी कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। इसमें द्वितीय पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी है। जो प्रथम पीढ़ी है, मुख्य पीढ़ी, जो मुख्य पीढ़ी है, मुख्य पीढ़ी बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पीढ़ी को धारण किए रहती है। आवृतबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। जो इसकी प्रथम पीढ़ी है, मुख्य पीढ़ी होती है, वो होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है और ये द्विगुणित होती है। ये जड़ तना पत्तियों में बटी हुई रहती है। जैसे कोई पेड़ हो गया, पेड़ के ऊपर बीज लग रहे हैं, तो पेड़ ने बीजों को धारण कर रखा है, मतलब फल लग रहे हैं और फल में बीज ही तो है ना। तो पेड़ ने जब बीजों वाले फलों को धारण कर रखा है, तो उस पेड़ को ही क्या बोल रहे हैं? बीजाणुद्भिद पीढ़ी बोल रहे हैं। अब इस पेड़ के ऊपर आप देखेंगे पुष्प भी तो लगते हैं। क्या लगते हैं? पुष्प लगते हैं। और पुष्प के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकण से नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण से नर युग्मक बनते हैं। और इसके अंदर मादा युग्मक भी होता है। पुष्प के अंदर परागकण तो होता ही है, साथ ही साथ मादा युग्मक भी होता है। तो बीजांड है, मादा युग्मक क्या है? बीजांड है। नर युग्मक तो किससे बन रहे हैं? परागकण से। और मादा युग्मक कौन सा है? बीजांड है, जो पुष्पों में उत्पन्न हो रहे हैं। अब भैया पुष्प भी तो इसी पर लग रहे हैं, बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर, और पुष्प के अंदर युग्मक बंध है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी को धारण कौन करता है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी धारण करती है। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को धारण करने वाली पीढ़ी कौन सी है? बीजाणुद्भिद। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको उलझा देते हैं और एक एक नंबर के ऐसे प्रश्न आते हैं जो कर नहीं पाते हैं, फिर गलत हो जाते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी को कौन सी पीढ़ी धारण करती है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक पीढ़ी है जो जड़ तना पत्ती में विभेदित है, बताइए कौन सी पीढ़ी है? बीजाणुद्भिद या युग्मकोद्भिद? युग्मकोद्भिद। तो आवृतबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है एक से अधिक पीढ़ियों का पाया जाना। इसमें जो मुख्य पीढ़ी होती है वह होती है बीजाणुद्भिद 2n पीढ़ी, जड़ तना पत्ती में बटी हुई रहती है, और यही युग्मकोद्भिद पीढ़ी को धारण किए हुए रहती है। जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वह छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है, अल्पजीवी होती है। छोटी होती है, अल्पजीवी होती है, छोटी होती है, अल्पजीवी होती है। क्योंकि जो बीजाणुद्भिद पेड़ है वो तो जिएगा ना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल। लेकिन जो परागकण होते हैं, जो बीजांड होते हैं, इनकी आयु, जो परागकण से जो नर युग्मक बन रहे हैं, जो बीजांड है, मतलब जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है, इनकी आयु ज़्यादा नहीं होती है। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या होती है? छोटी होती है और कम अल्पजीवी होती है। छोटी होती है और अल्पजीवी होती है। आवृतबीजी पादपों में जो जनन होता है, इनमें जो जनन है ये 2 प्रकार का है फ्रेंड्स। इनमें जो जनन है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन के अंदर आप देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि अलैंगिक जनन है क्या। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमें लैंगिक जनन को समझना पड़ेगा, और मैं जंतुओं का उदाहरण दूंगा यहाँ पर देखिए आप साइड में ऊपर, ये नर है, ये मादा है। नर के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं और मादा के अंदर क्या बन रहा है? अंडाणु बन रहा है। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है।
तो सबसे पहली बात तो क्या है, लैंगिक जनन की पहली मुख्य घटना क्या है कि इसमें युग्मक बनते हैं। जंतुओं में जब लैंगिक जनन होता है तो इसमें क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और युग्मक एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं, युग्मकों का संयोजन होता है या युग्मकों का संलयन होता है, तो इससे युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। ये एन होता है, ये भी एन होता है, ये 2n होता है। एन का मतलब क्या है, युग्मक मुख्यतया एन होते हैं, लेकिन जिस जीव के अंदर या जिस पादप के अंदर युग्मक बन रहे हैं ना, वो पादप या जीव हमेशा 2n होता है। क्या होता है, ज़्यादातर वो मुख्यतया 2n होता है। एन का मतलब क्या होता है कि युग्मकों के अंदर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। जैसे मनुष्य में, जैसे कि इसमें इस पुरुष के अंदर 46 गुणसूत्र है, तो इसका जो शुक्राणु होगा ना, शुक्राणु, उसमें 23 ही होंगे। कितने होंगे, उसमें 23 ही होंगे। जैसे मादा है, इसके अंदर अगर 46 गुणसूत्र है, तो जो इसके अंडाणु है उसमें कितने होंगे, 23 ही गुणसूत्र होंगे, ताकि जब 23 गुणसूत्र वाला शुक्राणु 23 गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिले तो वापिस 46 गुणसूत्र वाला ही युग्मनज बनता है, और युग्मनज में आगे विभाजन होके भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण से क्या बन जाता है, शिशु बन जाता है। तो ये तो हो गई जंतुओं की बात। पादपों में भी ऐसा ही है। पादपों के अंदर क्या है, नर युग्मक, शुक्राणु नहीं होते, उनके अंदर परागकण बनते हैं, और परागकण से नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जैसे महिलाओं के अंदर या मादाओं के अंदर मादा युग्मक क्या होता है, अंडा होता है या अंडाणु होता है, लेकिन पादपों में अंडाणु नहीं होता, बीजांड होता है। क्या होता है, पादपों में बीजांड होता है। तो सबसे पहली बात तो लैंगिक जनन क्या है, जिसमें युग्मक बन रहे हैं, युग्मकों का संलयन होता है। तो अलैंगिक जनन क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया कि इसमें युग्मकों का निर्माण एवं संलयन जैसी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, इसे असंग जनन भी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा आपके छोटा, असंग जनन किसे कहते हैं, तो ऐसा जनन जिसमें लैंगिक जनन की घटनाएं, जैसे कि युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, असंग जनन कहते हैं। अलैंगिक, तो एग्जाम में आप, अगर एग्जाम में प्रश्न आया असंग जनन किसे कहते हैं, तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका यह होगा कि अलैंगिक जनन को ही असंग जनन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लैंगिक जनन की जो आवश्यक घटनाएं हैं, जैसे युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन, ये नहीं होता है। यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद में दूसरा नंबर, लैंगिक जनन को हम विस्तार पूर्वक बाद में पढ़ेंगे। अब ये सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को ही अच्छे से समझेंगे। तो जो ये अलैंगिक जनन है, ये भी दो प्रकार का है, ए और बी। ए और बी, पहला होता है अनिषेक बीजता, और दूसरा है कायिक जनन। ये अनिषेक बीजता क्या होती है, जिन पादपों में लैंगिक जनन पाया जा रहा है, मतलब कि परागकण से नर युग्मक बन रहे हैं, बीजांड मादा युग्मक है ही, दोनों का संलयन हो रहा है, मतलब कि नर युग्मक ने इस बीजांड को निषेचित कर दिया, ये बीजांड आगे जाकर बीज बना देगा। मतलब कि लैंगिक जनन में बीज का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, निषेचन के द्वारा हो रहा है, नर व मादा युग्मकों के मिलने से हो रहा है। अब अलैंगिक जनन के अंदर भी अपन ने क्या बोला,
युग्मकों का निर्माण ही नहीं हो रहा, संलयन ही नहीं हो रहा, लेकिन बीज कैसे बन रहा है? मतलब कि इसमें बीज तो बनते हैं, बीजों में भ्रूण भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन बीजों का निर्माण बिना निषेचन के होता है। बीजों का निर्माण क्या होता है? बिना निषेचन के होता है। तो इसमें प्रवर्धन तो बीजों द्वारा ही होता है, इसमें प्रवर्धन तो बीजों द्वारा ही होता है, परंतु बीजों का विकास बिना निषेचन के ही होता है। दूसरा है कायिक जनन। अपन किसी को बोलते हैं कि तेरी काया सलामत रहे, इसने तो अपनी काया ही खराब कर ली। काया मतलब होता है शरीर, काया मतलब क्या होता है? शरीर, ठीक है। तो कायिक जनन क्या होता है? शरीर के भागों द्वारा। जैसे अब पादप में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि शरीर के आप एग्जाम में प्रश्न आया कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, लिखिए, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं शरीर के भागों द्वारा होने वाले। ये क्या लैंग्वेज अटपटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है? पौधे के कायिक भागों, पौधे के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती। पौधे के कायिक भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती द्वारा होने वाले जनन ब्रैकेट में प्रवर्धन को ही कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कायिक प्रवर्ध क्या होता है? पौधे के जिस भाग को, पौधे के, यहाँ पर प्रश्न है कि कायिक प्रवर्ध क्या होता है? पौधे के जिस भाग को कायिक जनन के लिए काम में लिया जाता है, कायिक प्रवर्ध कहलाता है। जैसे जड़, तना, पत्ती। तो यहाँ पर हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? पहला चैप्टर में आवृत बीजी पादपों में जनन के बारे में पढ़ा। आवृत बीजी पादप क्या होते हैं? इनमें फलों का निर्माण होता है। ऐसे पादप जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। इनकी क्या विशेषता है कि इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसकी जो प्रथम पीढ़ी होती है, मुख्य पीढ़ी होती है, वो होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, द्विगुणित होती है, जड़, तना, पत्तियाँ पाई जाती है इसमें। और यह दूसरी जो पीढ़ी है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जो कि छोटी होती है, जो कि क्या होती है? छोटी होती है, आश्रित होती है, अल्पजीवी होती है, उसको धारण किए हुए रहती है। तो ये समझ में आ गई आपको बात। फिर हमने पढ़ा कि इन पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है, यहाँ पर जो जनन का हमने प्रकार देखा है, पहला वो है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? इसमें युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन आदि जो लैंगिक जनन की घटना है वो नहीं पाई जाती है। इसे असंग जनन भी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा असंग जनन किसे कहते हैं? तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? अलैंगिक जनन को ही असंग जनन कहते हैं। इसके अंदर युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन आदि घटनाएं नहीं पाई जाती है। यहाँ पे चाहते हैं तो युग्मकों के निर्माण की जगह एक शब्द और लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें लैंगिक जनन की घटनाएं, जैसे अर्धसूत्रण व युग्मकों का संलयन, अर्धसूत्रण व युग्मकों का संलयन जैसी घटनाएं नहीं होती है। इसे असंग जनन भी कहते हैं। ये अभी मैंने बोला, ये अब आप बोलेंगे सर ये, अब आप बोलेंगे या सोचेंगे ये अर्धसूत्रण क्या होता है?
अर्धसूत्रण मतलब क्या होता है कि जब भी नर या मादा में कोई युग्मक बन रहा है, क्या बन रहा है, कोई युग्मक बन रहा है, तो युग्मक हमेशा बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और अर्धसूत्री नाम से पता चल रहा है आधा हो जाता है, तो मतलब युग्मक में गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो युग्मक बन ही नहीं रहे हैं, युग्मकों का संलयन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं। इसे अलैंगिक जनन दो प्रकार का है, अनिषेक बीज था। प्रवर्धन तो यहाँ पर मतलब पौधा तो बीज द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है, परंतु बीजों का विकास बिना निषेचन के होता है। दूसरा प्रकार कौन सा है अलैंगिक जनन का, बी कायिक जनन। पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा होने वाले जनन या प्रवर्धन को ही क्या बोलते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन पौधे के जिस भाग को कायिक जनन के लिए काम में लिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं, तो पौधे के जिस भाग को कायिक जनन के लिए काम में लिया जाता है कायिक प्रवर्ध कहलाता है, जैसे कि जड़, तना एवं पत्तियां। यहाँ तक आ गई आपको बात समझ में। अब ये जो कायिक जनन है, कायिक जनन या जो ये कायिक प्रवर्धन है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन है, ये दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहला कौन सा है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कौन सा है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को तो भी हम समझ ही लेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो जो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, ये कृत्रिम रूप से किसानों के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। इससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं और अच्छे प्रकार के पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसमें सबसे पहला जो उदाहरण है तने द्वारा, तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तने द्वारा। तो इसके अंदर कोई परिभाषा नहीं लिखनी है, इसमें तो बस मन में याद कर लेना है हमें कि तने द्वारा होने वाले कायिक जनन को क्या बोलते हैं, तने द्वारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोल रहे हैं। इसके उदाहरण कौन से हैं, प्रकंद, प्रकंद में आ जाएगा अदरक, अदरक। दूसरा उदाहरण है कंद, जैसे कि आलू। तीसरा उदाहरण है शल्ककंद, शल्ककंद, शल्क है ये शब्द, शल्ककंद, जैसे कि लसहून, लस, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, लहसुन, ये। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। एक बार इसको समझ लीजिए आप ध्यानपूर्वक, इसको, सॉरी यहाँ पर मात्रा मैंने गलत लगा दी थी, अभी ध्यान आया मुझे एकदम। हाँ, इसमें आप देखिए जड़ों द्वारा, पहले इसको समझ लो, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन में ये, जैसे देखो तने दो प्रकार के होते हैं, एक तो जमीन के ऊपर पाए जाने वाले तले, एक जमीन के अंदर की तरफ पाए जाने वाले तने। तो ये जितने भी उदाहरण है ना जिनमें ये तनों द्वारा जनन हो रहा है, उसमें ज़्यादातर मुख्यतः जमीन के अंदर की तरफ जो पाए जाने वाले तने होते हैं ना, वो ज़्यादा भाग लेते हैं। तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में जमीन के अंदर पाए जाने वाले तने अधिक भाग लेते हैं, जैसे कि अदरक, प्रकंद अदरक हो गया, कंद आलू, शल्ककंद लसहून,
लसहुन को अगर आप ध्यान से देखो तो उसपे शल्क पाए जाते हैं, जैसे मगरमच्छ, सांप, उसमें नहीं पाए जाते शल्क, वैसे ही लसहुन के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, शल्ककंद कहते हैं। फिर इसके अपन दूसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा, पहले इसमें जनन कैसे हो रहा है, अदरक है, अदरक को जब जमीन में गाड़ दिया जाता है तो उससे जड़ें उत्पन्न होने लग जाती है, कलिकाएं उत्पन्न होने लग जाती है। आलू को काट कर, आलू में आपने देखा होगा, आलू के अंदर जब आलू पुराना हो जाता है तो ऐसी हरी हरी संरचनाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसको आँख बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आलू की आँख बोल रहे हैं। कलिकाएं हैं ये, दरअसल क्या है, ये कलिकाएं हैं। अब अगर मैं इस आलू को 4 टुकड़ों में काट दूं, 4 टुकड़ों में काट कर इसको मैं ज़मीन में उगा दूं, चारों टुकड़ों को, तो ये जो कलिका है, जो आँख है, इससे आलू का पौधा उत्पन्न हो जाएगा। यही वाली बात है बस। जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन देखिए 2 नंबर के ऊपर, इसका उदाहरण हमें याद कर लेना है। इनमें उदाहरण ही, पहले जो ये हमारा अध्याय है इसमें उदाहरण ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नीम, चमेली, शीशम, जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, नीम, चमेली और शीशम। अब कुछ पौधे क्या होते हैं, जिनकी जो जड़ें होती है ना, वो फूलकर, कुछ पौधों में जो जड़ें होती है वो फूलकर कंदीय हो जाती है, कंदीय, आलू के जैसी या अदरक इनके जैसी हो जाती है, कंदीय, फूल जाती है, ठीक है। और इनसे क्या उत्पन्न होने लग जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, और इन अपस्थानिक कलिकाओं से ही प्रवर्धन हो जाता है। पौधों का क्या हो जाता है, पौधे का क्या हो जाता है, प्रवर्धन हो जाता है। इसके अंदर आप उदाहरण देख लो, शकरकंद एवं डहलिया, शकरकंद एवं डहलिया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कंदीय जड़ों द्वारा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कंदीय प्रकार की जो जड़ है उसके द्वारा जो कायिक जनन हो रहा है उसका उदाहरण दीजिए। डहलिया, शकरकंद, डहलिया और शकरकंद, यह एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि डहलिया शकरकंद की जड़ कैसी है, एक नंबर के प्रश्न है। कंदीय प्रकार की यह अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है, जिससे नए पौधों का प्रवर्धन हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला उदाहरण है हमारा 3 नंबर पे, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पत्तियों द्वारा होने वाले कायिक प्रवर्धन को क्या बोल रहे हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन बोल रहे हैं। इसके उदाहरण देखो, पत्थर चट्टा की पत्ती होती है ऐसी, ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, जिसमें कलिकाएं उत्पन्न हो रही है। अपस्थानिक कलिकाएं हैं ये पत्तियां, ये जो पत्ती के ऊपर किनारों पर पाई जाने वाली जब अपस्थानिक कलिकाएं नीचे गिर जाती है ज़मीन में, मिट्टी में, तो इन अपस्थानिक कलिकाओं से पत्थर चट्टा का नया पादप उत्पन्न हो जाता है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, एक तो पत्थर चट्टा
इसको ब्रायोफिल्म भी कहते हैं। पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म भी इसको कहते हैं। अगला उदाहरण है 4 नंबर के ऊपर, जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसके अंदर देखो जननांग क्या होते हैं। नर में होता है नर जननांग, मादा में होता है मादा जननांग। नर जननांग में नर युग्मक बनते हैं, जैसे कि मनुष्यों में देख लो, मनुष्य में जो नर जननांग है उसमें शुक्राणु बन रहे हैं, शुक्राणु नर युग्मक है। मादा जननांग, जैसे कि नर जननांग का उदाहरण हो गया वृषण, वृषण में शुक्राणु बन रहे हैं। मादा जननांग का उदाहरण क्या हो गया, अंडाशय। मादा जननांग क्या है, अंडाशय, इसमें अंडाणु बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, इसके अंदर अंडाणु बन रहे हैं। इसी प्रकार से पादप के अंदर जननांग कौन से हैं, पादप के जननांग है पुष्प, पुष्प में पाए जाने वाले पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर में परागकण होते हैं, परागकण से नरयुग्मक बन जाते हैं, और स्त्री केसर के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय में बीजांड बनता है, और बीजांड ही क्या है, मादा युग्मक है। तो यहाँ पर मेन बात क्या हो रही है कि युग्मक भाग नहीं ले रहे हैं जनन में या कायिक प्रवर्धन में, युग्मक भाग न लेकर क्या भाग ले रहे हैं, डायरेक्ट जननांग ही कायिक प्रवर्धन कर रहे हैं। जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तो जननांगों द्वारा होने वाले कायिक प्रवर्धन को क्या बोलते हैं, जननांग द्वारा कायिक प्रवर्धन बोल रहे हैं। इसका उदाहरण याद करना है सिर्फ हमें, रामबास और रतालू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जब तक के लिए थैंक यू, बाय, और थैंक्स मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके प्रेम के लिए। ओके, बाय।